गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और सुस्वागतम आप लोगों का हमारे इस मैथमेटिक्स के एक दुनिया में स्वागत करते हैं। आप लोगों को बताए थे कि हम लोग का ये चैप्टर पिछले वाला खत्म हो गया है। अब एक नई चैप्टर का हम लोग आज प्रारंभ और स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका अनुमान थोड़े लगा सकते हैं आप लोग। हम लोग अभी तक चैप्टर 1 से लेके 3 तक किए थे, उसके बाद फिर चैप्टर 8 किए, फिर 9 किए थे। उसके बाद फिर एक चैप्टर छोड़ दिए थे बीच में, जो चैप्टर जो छोड़े हैं उसमें से आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर जो है वो थोड़ा हम लोग के दैनिक जीवन यानी कि रियल लाइफ से थोड़ा रिलेटेड भी रखता है। वैसे एक चैप्टर है जो कि आप चाहें तो इसको आप लोग अपने एक जो लाइफ होता है उसमें भी इस चीज को उतार सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी देख सकते हैं कि कहीं कहीं ने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वैसे लोग जो मैथमेटिक्स में जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने अपने इस दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए रियल लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा था क्या, बहुपद था। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 था हम लोग का ये रैखिक समीकरण के बारे में था। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण था। तो उसका इस्तेमाल हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं अपने जीवन में कर सकते हैं, है ना। तो वैसा ही चैप्टर ये भी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमिति था उस चैप्टर का भी रियल लाइफ में इसका यूज है, कहाँ यूज है इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात किए थे। इसी तरह ये जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, आज की जो चैप्टर है बहुत खास चैप्टर ही कहिए, इंटरेस्टिंग वाली चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आज की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे ये चैप्टर है क्या क्या नहीं है, फुल डिटेल इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप लोग तैयार हो गए? तैयार हो जाइए। अब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बताएं कि चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग जान रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 है। तो वो जो चैप्टर नंबर 4 में उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चैप्टर 4 हिंदी में द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। चलिए ठीक है, ये बात है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लोग जो होते हैं वो क्या इसको पढ़ते हैं, इसको अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छे से बोलते हैं। द्विघात को हम लोग पढ़े भी थे, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े थे। ठीक है, द्विघात जिसका दो घात होता है, ठीक, जिस चर का दो घात होता है वो द्विघात में आता है ना, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते थे, क्वाड्रेटिक। ओके, और यहाँ पे समीकरण है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में समीकरण भी आया था, तो समीकरण को इंग्लिश में बोले थे वहां पे क्या, इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका बन के तैयार किया हुआ द्विघात समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना था। और जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी ये आया था, द्विघात समीकरण आया था। ठीक है, लेकिन वहां पे बहुपद निकला था, द्विघात बहुपद निकला था। यहाँ पे है समीकरण, इक्वेशन है। ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। अच्छी चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे क्या है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इस चीज की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्लास 9 में एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, क्या क्या पढ़ने के लिए बोला गया है, उस बात को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 4.1, इस 4.1 में भूमिका सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कहेंगे। ओके, फिर आएगा आपका 4.2 आएगा, इसमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये पढ़ना है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपकी मतलब इसका इंग्लिश हो गया, यहाँ पे लिखवा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट है 4.3, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। नहीं समझ में आया, गुणनखंडों, खंडों द्वारा द्वारा द्विघात द्विघात समीकरण का हल, समीकरण का हल। इसका इंग्लिश क्या होता है, सीबीएसई वाले लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि आपका जो ये है
द्विघात समीकरण, इसको हम लोग गुणनखंड करना जानेंगे, इसका हल करना जानेंगे कि इसका हल किस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, फिर इसके बाद 4.4, ये जो 4.4 है इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा आपको? द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इसका इंग्लिश होता है, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हो गया। फिर आएगा आपका 4.5 आएगा। 4.5 आएगा, इसमें क्या पढ़ना है? तो मूलों का बोलिए या फिर की बोलिए, की प्रकृति। इसका इंग्लिश क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स, ये होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो इतनी सारी टॉपिक है जिसकी इसके अंदर पढ़ना है इस चीज के। और आपको बता दूं कि ये वाली जो चीज है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सब टॉपिक, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल है कि पहले तो ये मेन चैप्टर हो गया जिसको टॉपिक कह दिए, इसके अंदर सब टॉपिक जिसमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये सब पढ़ना है, फिर ये। ठीक है, लेकिन ये पूरी चीज बात जो होगी ये पूरा निर्भर इस चीज पे है, द्विघात समीकरण पे निर्भर है। समझ में आया बात को? तो इसके अंदर हम लोग पहले दो टॉपिक को खत्म करते हैं, 4.1 टॉपिक और 4.2 टॉपिक। इस आर्टिकल को पहले खत्म करते हैं, ठीक है? चलिए मेरे साथ। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों आप समझिएगा, हम लोग 4.1 आर्टिकल पे आ चुके हैं। 4.1 आर्टिकल, जिस आर्टिकल इन हिंदी मीनिंग अनुच्छेद। दिस टॉपिक नेम इज भूमिका, हिंदी, इंग्लिश इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में क्या बात जानना है तो समझेंगे बात को। द्विघात समीकरण के बारे में जानना है, ठीक है? द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट कहने का मतलब क्या? जिस चर की सबसे उच्च घात 2 हो। क्वाड्रेटिक का क्वाड यहाँ पे 2 आ रहा है ना, दुई का मतलब ही होता है क्या मतलब 2 होता है। ठीक, ये टर्म दो चीज से जुड़ के बन गया है ना, तो इसको लिख देते हैं, एक दुई हो गया, ठीक है, प्लस तीसरा चीज क्या है? ये दूसरा चीज क्या है? घात है, ये घात। ठीक, दो को इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इस चीज को हम लोग आमतौर की भाषा में 2 कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं घात, यानी कि पावर। घात घनताक होता है ना, 8 क्लास में बात है, तो ये क्या है? पावर है, यानी कि घात का घात एक तरह का, ठीक है, घनताक। कहने का मतलब जो भी चर हो, कोई भी चर हो सकता है, सपोज यहाँ पर x ले लिए, ठीक, वो चर का घात 2 हो ज्यादा, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं द्विघात। ये द्विघात वाला है, ठीक। समीकरण कब बनेगा? जब इसको हम किसी के बराबर में किसी को रख देंगे, तुलना कर देंगे दो चीज के बीच में। जैसे कि LHS में मेरा कुछ हो सकता है, LHS बराबर में अगर किसी RHS को रख देते हैं, तब जाके ये बनाता है, ये दोनों मिलकर क्या इक्वेशन बनाता है, इक्वेशन। ओके, इसी इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहा जा रहा है, शॉर्ट में लिख देते हैं समीकरण। चलिए ठीक है, हाँ, तो यानी कि इसके किसी इक्वल में ये रहेगा। समझ में आया बात? तो इसी पर एक भूमिका बताया गया कि ये समझिए कि कैसे ये आम जिंदगी पे, दैनिक जीवन पे ये निर्भर करता है। बोला गया है, सुनिएगा क्या बोला गया है, कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, वो धर्मार्थ ट्रस्ट इतने एरिया में फैला हुआ है। भूमिका में इसके बारे में बता रहे हैं, कैसे हम लोग आम जिंदगी पे इसको ताल्लुक करते हैं। ये है, ठीक है, धर्मार्थ ट्रस्ट। ओके, धर्मार्थ ट्रस्ट इस प्रकार का उसका है ना एरिया है, ठीक है। वो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 300 स्क्वायर में फैला हुआ है, 300 स्क्वायर में फैला हुआ है, स्क्वायर मीटर में, ठीक है, स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये क्या है? दिस इज एरिया। ये किसका है? ये धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये धर्मार्थ ट्रस्ट। यहाँ पे सभी धर्म के लोग आ सकते हैं पूजा करने के लिए। फिर क्या है कि इसमें जो बताया गया है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। सुनिएगा ध्यान से, एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, वो चाहता है क्या कि इस ट्रस्ट में वो कुछ काम करवाए, ठीक है, वो काम करवाए, जिसकी क्षेत्रफल इतना है,
ठीक है। फिर आगे कहा गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल के बताना है कि कितना होगा। क्या करने के लिए? तो प्रार्थना करने के लिए, उसको बनवाना है, ठीक है। उसको लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। ये ऐसे दिख क्या रहा है? इसको कहा जाता है आयत, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेक्टेंगल, है ना। तो इसको जिसका भी है ये ट्रस्ट, उसको इस चीज की नहीं पता है, ये जो लंबाई है यानी कि एल, ये उसको अभी नहीं पता है, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है उसको ये भी नहीं पता है कि कितना इसका चौड़ाई है, लेकिन खाली ये चीज पता है, ठीक है। इसमें बात फिर कहा गया है कि चौड़ाई से लंबाई जो है वो दोगुनी से एक अधिक है, ठीक है। तो क्या इसका आप बता सकते हैं कि इसकी ये चौड़ाई और ये लंबाई कितनी होगी? बताया जा सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है। अगर हम लोग इस पे कंपैरिजन अगर ये पढ़े हैं तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से इसकी ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। कैसे? देखें, इस चौड़ाई को मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि माना कि ये बी मतलब क्या होता है? ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। माना कि चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स मीटर है, ठीक है। तो फिर लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई दो गुने से एक अधिक है, ठीक है। जब इसको बदलेंगे समीकरण में, ठीक है, इसको समीकरण में बदलते हैं, किसकी? चौड़ाई से जो चौड़ाई जो है उससे लंबाई जो है दो गुने से एक अधिक है। तो इसकी क्या है? चौड़ाई x है, तो ठीक है, इसको रख दिए x बराबर में क्या रख दिए? x रख दिए, ठीक। दो गुना लंबाई जो है वो दो गुना है, तो इसको गुना कर दिए 2 से। फिर क्या है? एक अधिक है यानी कि प्लस, अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक है? एक अधिक है। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, तो 2x प्लस में 1, ये हुआ आपका क्या? l हुआ। बी क्या माने थे? इसको ये माने थे बी, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसकी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है। कैसे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ट्रस्ट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्षेत्रफल बताया गया है? तो हाँ, इतना बताया गया है 300, ठीक। लंबाई बताया गया है, लंबाई इसको पता नहीं है, लेकिन ये निकालना है, ये भी निकालना है, लेकिन इसको ये चीज पता था, तो लंबाई की जगह पे रख देते हैं 2x प्लस का 1 इंटू चौड़ाई पता है, तो हाँ चौड़ाई इसको माने क्या थे? x माने थे, ठीक है। तो ये संबंधित जो है हम लोग के रियल लाइफ पर है, रियल दैनिक जीवन पे है, जिसको हम लोग मैथ के जरिए इसको हल कर रहे हैं, सॉल्विंग बाय मैथमेटिक्स। यही तो मैथमेटिक्स है, यही आनंद है मैथमेटिक्स में। जो चीज नहीं पता है उसको हम लोग पता कर लेते हैं। फिर आगे क्या है? 300, इसको इससे करेंगे तो 2x², फिर प्लस में ये x, इसको इससे किए तो ये आ गया। क्या इसको उधर भेजा जा सकता है? यहाँ पे गौर करेंगे, इस साइड में ये हुआ आपका LHS, ठीक है, ये क्या हुआ? RHS। इसका मतलब क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, इधर आइए। LHS बराबर में जब RHS होता है तो ये आपका एक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें LHS बराबर में RHS है, इसका मतलब ये एक समीकरण है, ठीक। आगे देखिए, इसमें चर जो होता है, तो चर कौन है? x है, ठीक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ तक गया है? तो इसका पावर तो 1 यहाँ पर है, इसका यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ये 2 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं, द्विघात वाला है ये, यानी कि द्विघात का है। तो यही सब मिलके है ना, इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात वाले समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो इतनी बात अगर समझ में आ गया तो यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब क्या करते हैं कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसको क्या कर रहे हैं? इसको उठाकर इधर भेज रहे हैं, तो इधर 2x² हो गया, प्लस में x हो गया, इसको उठाकर इधर भेज दिए तो माइनस में क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? तो 0 बच जाएगा। इसको उठाकर उधर भेज चुके हैं, इधर 0 बचा है। तो इसको इस माध्यम से, इस तरीके से, इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर छोड़कर इधर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बन के तैयार हुआ ना, एक क्या बन के तैयार हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। समझ में आया? तो क्या यहां से अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या? इसकी लंबाई को और इसकी चौड़ाई को,
यहाँ से x पता किया जा सकता है, तो हाँ वो चैप्टर कौन सा है ये पता करके देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक की? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसकी हिस्ट्री, इसके अंदर कुछ बातें बताई गई है, उस चीज के बारे में बता रहे हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास क्या इतिहास के बारे में बता रहे, सुनिए। यूनानी के एक गणितज्ञ थे, ठीक है, यूनानी के एक गणितज्ञ थे जो कि इस आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, बुक में लिखा हुआ है ये सारी बात जो बता रही है, ये बुक में आपको बताया गया है। तो उन्होंने ज्ञात करने की ज्यामिति विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। ये यूनानी के समय का ये प्रथा है, ठीक, ये यूनानी के समय में प्रथा है जो उसमें इन्होंने विकसित किया था, इसके बारे में, इसको हल करने के बारे में जाने थे यूनानी, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो दौरान चल रहा है, इससे कई दौरान पहले, बहुत वर्ष पहले, हम लोग पहले ही से इस चीज के बारे में, यानी कि भारत देश में पहले से इस चीज के बारे में जाया जाता था। वो लोग बनाते भी थे। कौन कौन थे वो लोग? श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को कहा जाता है, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है, यूनानी से भी पहले भारत में इसका विकसित हो चुका था, इसको कैसे हल किया जाता है। कौन कौन थे प्राचीन भारत में? प्राचीन भारत में पहले थे आपके ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये कहां से कहां तक ईस्वी में था? ये ईस्वी 598 से 665, इस ईस्वी के दौरान इन्होंने इस चीज के बारे में बनाना, समझाना, अपने से हल करना जान चुके थे। एक और जाता है श्रीधराचार्य, इनको भी श्रेय जाता है। ये किस ईस्वी तक इसको विकसित किए थे? ईस्वी 1025। इनसे पहले इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने इसके बारे में अच्छे से हल करना जान गए थे। फिर बाद में है ना, ये जो तरीका अपनाते थे वो थोड़ा बड़ा रहता था, मतलब कुछ कठिनाई वाला रहता था, तो इसको और भी अच्छा से सुधार कर श्री धीराचार्य ने अपने एक पुस्तक में इसको अच्छे से हल करने को बता दी। हल करने का समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो चीज को बता दी, ठीक है। फिर बाद में आते हैं एक अरब गणितज्ञ है जिनका नाम अल ख्वारिज्म, जो कि लगभग 800 ईस्वी में इस चीज का अध्ययन किया। कौन चीज का? ये सब के बारे में पूरी चीज को अध्ययन किया, ठीक है। और उन्होंने अपने एक बुक में इस चीज को छाप दिया, जो कि बुक का नाम था लिबर इबाडोरम, ठीक है। पूर्ण हल अपने में बुक में उस चीज को लिख कर बता दिया। लेकिन उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं, खाली अपने ही अंदर ज्ञान रखते थे, दूसरे को नहीं बता पाए। तो ये थी इसकी इतिहास के बारे में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक की? नहीं ना? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 4.2 आर्टिकल के बारे में, उस अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। 4.1 आर्टिकल, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद था, इसमें इतनी सारी बात जानना था, जिसमें इतिहास भी था, कुछ बातें। इसके बाद हम लोग आते हैं 4.2, जो कि हम लोग किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में है। उस चीज को थोड़ा आप समझते हैं। गो। देखिए, नेक्स्ट अनुच्छेद मेरे इस पे बात करना है, ठीक है। पहला अनुच्छेद, इस पे बात करते करते रियल लाइफ का एग्जांपल लिए, उस पे एग्जांपल लेते हुए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यानी कि एक समीकरण आया, ठीक है। अगर इस समीकरण को ध्यान से देखें तो इसका एक कोई व्यापक रूप होता होगा, असली रूप। हर मनुष्य का दो रूप होता है, एक अच्छा एक बुरा। उसी तरीके के ये समीकरण है, तो इसका भी एक दो रूप है, एक तो ये रूप है, एक इसका एक वास्तविक रूप होगा। वो वास्तविक रूप को ही हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। इसका एक क्या होगा? व्यापक रूप होगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये समीकरण जो है वो ये है 2x² प्लस का x माइनस का 300 = 0। इसका एक व्यापक रूप क्या हो सकता है? तो इसका व्यापक रूप होता है ये ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 पर भी बात किए थे, 2, ओके। तो ये इसका एक व्यापक रूप है, जो इससे हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए ये सही में ये गया है किस पे? ये इस पे गया है, ठीक है। और इसको हमेशा इस क्रम में ही सजा के रखना है। कभी कभार ऐसे होता है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बीच में उधर भाग जाएगा। इसको या तो बढ़ते क्रम में, नहीं तो घटते क्रम में रखना है, ठीक है, तभी इसका हल निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये a, फिर ये b
और ये क्या है, सी है। ये तीनों है क्या, यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए। आगे इसकी बात करें, यहाँ पर ए है ना, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ए इज कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नेवर जीरो, नेवर जीरो। कहने का मतलब इस ए के जगह पे 2 आ जाइए चलेगा, 5 आए चलेगा, माइनस का 5 आए चलेगा, 100 आए चलेगा, √2 आ जाए चलेगा, √2/√2 आ जाए चलेगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं जीरो आना चाहिए, इसका खास कारण कोई मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है। आप ही मतलब आप ही थोड़ा थिंक कीजिए, थिंक करने पर यहाँ पे जरा आप जीरो नहीं आता है ना, नहीं आने दीजिए, ठीक है, लेकिन आप जीरो वहाँ पे रख लीजिए। किसमें, इसमें जीरो रख लेते हैं, चलिए आइए। ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू जीरो है, ये इसका व्यापक रूप है ना, आइए ठीक है। एक जगह पे हम जीरो रखना चाहते हैं, ठीक है, रखिए। तो हम रखना चाहते हैं क्या, a इक्वल टू जीरो रखना चाहते हैं, आइए। तो एक जगह जीरो रख दिए, ठीक, बीच में इंटू, यहाँ क्या है x² प्लस ये क्या है bx प्लस का ये क्या है c है, इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके, इस दोनों को इंटू कीजिए तो ये हो गया क्या, जीरो प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू जीरो। ओके, नो डाउट। इसको क्या कर ऐड कर देते हैं, ये क्या हो गया, bx प्लस का c हो गया। ओके, इक्वल टू इधर क्या है, जीरो है। यहाँ पर ये जीरो रखने से हुआ क्या, तो खास चीज देखेंगे, ये पहले इसकी पावर 2 थी, अब यहाँ पर पावर कितनी बची, 1 बची, ठीक। तो ये जो 1 बचा है, ये इसको तो हम लोग नहीं कहते हैं द्विघात समीकरण, इसको तो रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक, जिसकी घात 1 हो, इसकी घात 1 है तो ये रैखिक है, तो द्विघात है नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि ये जो रूप है ना, ये रूप इसका नहीं है, इसका है ही नहीं, किसका है, वो दूसरे का ये रूप लेके दिखा रहा है। तो कभी भी आपका ए की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, यहां तक कि आपकी पूरी बात 4.1 में 4.2 में जो बात कहा गया है वो सब बता दिया मैं आपको। अब आप सक्षम हो गए हैं एक्सरसाइज 4.1 बनाने के लिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये आपका समीकरण है कि नहीं है, या फिर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बहुत ही जल्द उसको बनाने के लिए सामने समक्ष खड़ा होंगे। अभी फिलहाल जाने का अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।